Greetings to everyone. So I hope आप सब अच्छे होंगे. I hope you all are well. I'm here with the last minute tips and strategy for your maths exam. क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं हमारे मैथ्स के एग्जाम को शुरू होने के लिए, इसलिए हम बात करेंगे कि हमें मैथ्स एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है. कि देखो, ये स्ट्रैटेजी, ये टिप्स हर किसी एक स्टूडेंट पर वेरी कर सकती है. हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है. तो इट्स नॉट नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही स्ट्रैटेजी अपनानी है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप ये स्ट्रैटेजी से पेपर अपना कर सकते हो टाइमली. ठीक है, क्योंकि मैथ्स के एग्जाम में, मैथ्स के पेपर में हमारे पास दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तो सेक्शन बी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन बी किसी भी एग्जाम के लिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन बी, मतलब एक दो एग्जाम होंगे जिसमें ऐसे नहीं किया होगा, बट ऑलमोस्ट फॉर एवरी एग्जाम मैं आई यूजुअली अटेम्प्टेड सेक्शन ए फर्स्ट एंड सेक्शन बी फर्स्ट एंड देन सेक्शन ए. सेक्शन बी को पहले अटेम्प्ट करता था एंड सेक्शन बी को बाद में अटेम्प्ट करता था, बिकॉज ये मेरे लिए एक ईजीनेस लाता था पेपर में. उसका रीज़न ये है कि सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे, क्योंकि सेक्शन ए में फिर भी यू कैन एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना. मैथ्स की नहीं बात कर रहा, मतलब ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट को कंसिडर करके बात कर रहा हूँ कि सेक्शन ए में आप जो है एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट सेक्शन बी में तो आपको पता ही है कि सिर्फ आपको थ्योरी पार्ट है सारा, जो भी है आपके क्वेश्चन आंसर्स पे ही बेस्ड है सारी चीज़ें. तो मैं सेक्शन बी पहले करता था क्योंकि सेक्शन बी टाइम टेकिंग पार्ट था, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट निपटाने की कोशिश करता था इन मैथ्स. और इस चीज़ से कोई एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगी मुझे नहीं लगता, बट आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता ज़रूर है. और ऊपर से मैथ्स का एग्जाम है, लोग जल्दी करने के चक्कर में जो है बहुत ही ज़्यादा स्क्रिबल कर देते हैं पेपर पे. स्क्रिबल इन द सेंस वो वाला स्क्रिबल नहीं, बट जो आप गलत चीज़ें लिखते हो उसको कैंसिल आउट करते हो, तो वो बहुत गंदा लगता है. इसलिए हम आपको अपनी प्रेजेंटेशन जितनी हो सके, एक आधे क्वेश्चन में ये चीज़ चलती है, बट आपको जितनी हो सके उतना आपको अच्छी प्रेजेंटेशन इंश्योर करनी है अपने पेपर में. डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, बात करो, बट जो भी आप अटेम्प्ट करोगे उसको नीटली प्रेजेंट करना अपने पेपर में. ठीक है, एंड बाकी अगर मैं बात करूँ फिर सेक्शन ई में एमसीक्यूज आते हैं. एमसीक्यूज को काफ़ी सोच समझ कर करना, क्योंकि एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं. 10th में सबसे ज़्यादा सीखी है आफ्टर द अराइवल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. तो वो ये चीज़ थी कि मैंने जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता था, द प्रॉपर वे टू सॉल्व एमसीक्यू इज व्हाट अगर तो आपको डायरेक्टली पता है वो आंसर है इसका, तो आप कर दो उसको टिक. ठीक है, लेकिन सर्टेन केसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये है या ये है या ये है, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है इसका. तो आई वुड गाइड यू एंड आई वुड सजेस्ट यू कि उससे अच्छा एक काम करना कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन पढ़ो, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हिंट लग जाता है कि हाँ यार, इसका ये 4 ऑप्शन में से आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो. कहने का मतलब है एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करना कि एलिमिनेट कैसे करना है क्वेश्चन को. जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली आपके बी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा, ए और सी. तो आपको ए और सी में से चूज करना ज़्यादा इजी रहेगा या फिर ए बी सी डी में से चूज करना ज़्यादा इजी रहेगा. डेफिनेटली ए या सी में से चूज करना ज़्यादा इजी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल है ये. ठीक है, तो आपका जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें जो है अपने सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन को पढ़ के उनमें सेक्शन बी वाले क्वेश्चन चूज कर लेना कि मैंने कौन से अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, फिर सेक्शन ए पे आना एंड सेक्शन ए पे आपने जो है एमसीक्यूज 15 मिनट्स में माइंड में जो माइंड में क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, उनको कोशिश करना है कि मैं इनको सॉल्व कर लूँ. ठीक है, जो माइंड में हो जाते हैं उनको कोशिश करना है. बाकी जो आपको पेपर एंड पेन पे करना है वो तो एक डिफरेंट केस है, बट जो सॉल्व करने पड़ेंगे दैट्स अ डिफरेंट केस. ठीक है, सो कोशिश एक तो एमसीक्यू रीड कर लेना आपके 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में, एंड सेक्शन ए में बी में जो सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से कोई 4 क्वेश्चंस चूज कर लेना. ओके, सो ये काम कर लेना, इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा. तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिनके आंसर्स आपको पता है, उन पर ही जंप करना, उन पर ही जाना अल्टीमेटली. अदरवाइज जो है लेंथी वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करना चूज करने, जब तक एक एक्सट्रीम केस नहीं आ जाता कि आपको और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. और कोई मतलब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आप कर पाओगे. एक तो ग्राफ का क्वेश्चन होगा ही आपको. ग्राफ सेक्शन बी को कोशिश करना मैक्स टू मैक्स 1 आवर 30 मिनट्स तक आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि सेक्शन बी टाइम टेकिंग होता है. तो दोनों, और सेक्शन ए में भी क्योंकि आपको क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोशिश करना है सेक्शन बी में आप 1 आवर 30 मिनट्स में आपका सेक्शन बी खत्म कर दो. एंड सेक्शन ए को आप 1 आवर 30 मिनट्स उसको सेपरेटली दे दो. मैंने 1 आवर 30 मिनट्स नहीं देने, बट 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे कोशिश करना, ताकि एंड के जो 15 मिनट्स बचेंगे उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो चीज़ रिवाइज कर पाओ. मैथ्स के टाइम में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वहाँ से बहुत लंबी कैलकुलेशन है, वहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है बार, तो उसको उस समय छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना वहाँ पर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना. जैसे कि जो रफ कैलकुलेशंस है वो आपने वहाँ पेपर के नीचे करनी है, या तो आप साइड में कॉलम बना दो. मोस्ट प्रेफरेबली आप नीचे की तरफ एक लाइन बना के आप एक कॉलम बना लोगे, छोटा सा कॉलम, ज़्यादा लंबा कॉलम नहीं बनाना है, छोटा सा अपने जो है पेपर की राइट साइड में बना लो. लेफ्ट साइड में मत बनाना, लेफ्ट साइड में नहीं बनाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, वो सब चीज़ें लिखनी है, तो वहाँ पर मत बनाना. वो मार्जिन की उस तरफ ही कोशिश करना लिखने की. बट स्टिल जो है बाकी आपने या तो राइट साइड पर आपकी रफ एक लाइन बना के, एक बॉर्डर बना के आपने वहाँ रफ कैलकुलेशन करनी है, और अदरवाइज आप नीचे की तरफ रफ कैलकुलेशन कर सकते हो. मैं नीचे की तरफ रफ कैलकुलेशन करता था. तो पेपर अपनी जो क्वेश्चन अपने पेपर में अटेम्प्ट करोगे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, उसका सब क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखना. क्वेश्चन नंबर 2 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड उसका आगे सब क्वेश्चन फर्स्ट या जो भी उन्होंने दिया होता है, फर्स्ट ऐसे रोमन न्यूमरल में दिया होता है 1, तो वो जरूर लिखना. और जैसे ही रोमन न्यूमरल या नॉर्मल नंबर आपको दिया है तो उस अकॉर्डिंग ही आपने वहाँ पर लिखना है. जो भी आप आंसर्स लिखोगे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए टिप्स यही है कि सेक्शन बी अटेम्प्ट करो चाहे सेक्शन ए अटेम्प्ट करो, दैट इज योर विश टोटली, बट जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो नीटली अटेम्प्ट करो, नीटली लिखो. रफ कॉलम एक सेपरेटली नीचे या राइट की तरफ बना लो. एंड सेकंड थिंग, वहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस करनी है, वहाँ पर फिर आप जैसे मर्जी कैलकुलेशंस करो. एंड जो भी आंसर्स लिखोगे एंड उसमें जो है आप एक बॉक्स बनाओगे, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वहाँ पर आप देयरफॉर डाल के जो भी जिस चीज़ की भी उन्होंने वैल्यू बोली है उसको आप ऐसे लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल
क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन द मोड या मोड फाइंड करना है, तो वहाँ पर आपकी जो भी मोड की वैल्यू आई है उसको अपने मेन सप्लीमेंट में, वो तो आप ग्राफ पे लिखोगे, ग्राफ पे तो आप मेन मार्किंग करोगे, लेकिन जो अल्टीमेटली जो उसका फाइनल आंसर होगा मोड का, वहाँ पर आपको ग्राफ पे दिखाना ही पड़ेगा कि दिस इज माई मोड, ठीक है, ये पॉइंट आपका मोड है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका फाइनल जो आंसर आएगा मोड का, वो आपको आपके नॉर्मल मेन शीट पर आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द मोड ऑफ दिस इज, जो भी आपका मोड की वैल्यू आई है वो स्टेटमेंट में भी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये इसका आंसर है, एंड जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको कोशिश करना एक बॉक्स में डाल दो, जो भी फाइनल आंसर होगा उसको, जो फाइनल आंसर होगा उसको एक बॉक्स बना देना। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसको स्टेप वाइज करना, स्टेप वाइज के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही सिंगल फ्लो में अगर आप उस क्वेश्चन को मतलब उसका आंसर करोगे, उसका सोल्यूशन दोगे एक ही सिंगल फ्लो में, तो हो सकता है आपके मार्क्स वहाँ काटे जाए, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बैंकिंग का क्वेश्चन है, कोई बैंकिंग में आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो प्रिंसिपल अलग से फाइंड करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट स्टेप 2, मतलब स्टेप 1 पहले प्रिंसिपल फाइंड किया, स्टेप 2 इंटरेस्ट फाइंड किया, स्टेप 3 मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड की। तो अगर 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर अगर आपको फॉर एग्जांपल मान लो आपका मैच्योरिटी वैल्यू रॉन्ग निकल गई, तो मैच्योरिटी वैल्यू का क्वेश्चन वहाँ पर कट करके, मतलब वहाँ पर 1 मार्क या जितने भी मार्क का वो एग्जामिनर कंसिडर करता है उस पर्टिकुलर स्टेप को, उतना मार्क वहाँ पर कट करके, एंड वो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट का 1 मार्क होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अल्टीमेटली आप 1-2 मार्क अपने बचा लोगे। फॉर्मुला लिखोगे, एंड फॉर्मुला ऐसे मत करना कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे, फॉर्मुला फुल फॉर्म में लिखना। जो भी मेजरेशन वाले क्वेश्चन में वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज कहाँ करते हैं कि जैसे हमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है ये, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर इन लोगों ने 3 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क का, इन्होंने कैसे कंफ्यूज किया था, देखो, अ होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेंटेड एंड मेड इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। तो उन्होंने यहाँ पर स्फीयर का डायमीटर दे रखा है और उसके एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है और उसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है, एंड कोन की जो है हमें रेडियस निकालनी है। तो वो लोग यहाँ डायमीटर रेडियस में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जब भी हम फॉर्मुला में ले रहे हैं तो हम लोग रेडियस लेते हैं, तो जो रेडियस है इसके लिए जो आपको रेडियस है डायमीटर दिया होगा तो आपको रेडियस निकालना है। वहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस आएगा 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे आपको निकालना है। तो वहाँ रेडियस और डायमीटर के केस में वो कंफ्यूज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि कंपोज हैं ऐसे 2-3 पार्ट्स के, 2-3 सॉलिड्स कैसे कंपोज हैं, एक सोल्यूशन या जो भी स्टेप्स दिखाने होंगे वो दिखाना है। एंड जो क्वेश्चन होगा ग्राफ का, उसमें आपको वहाँ पर उन लोगों ने स्केल दी होगी ऊपर सर्कल्स वाले क्वेश्चन में, वहाँ जो भी आप थ्योरम लगाओगे, जो भी आप उसकी सर्कल की प्रॉपर्टी लगाओगे एंगल फाइंड करने में, वहाँ पर एंगल फाइंड करने के साइड में आपकी मानो आप फॉर एग्जांपल आप कोई एक एंगल फाइंड कर रहे हो, यहाँ पर इस क्वेश्चन है, यहाँ अगर मान लो आप कोई एक एंगल फाइंड कर रहे हो, तो एक एंगल फाइंड करते हुए आपने जो भी उसकी सर्कल की प्रॉपर्टी कंसिडर की है, जिस भी स्टेप में जिस भी लाइन में आपने उसकी वो प्रॉपर्टी दिखाई है, फॉर एग्जांपल एंगल BOX इक्वल्स टू एंगल OCD ऐसा कुछ हमने दिखाया है वहाँ पर, तो इसके लिए जो एंगल वहाँ पर आपने किस बेसिस पर उनको इक्वल कंसिडर किया है, किस थ्योरम के बेसिस पर या किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर आपने इक्वल कंसिडर किया है, वो प्रॉपर्टी या थ्योरम करना वहाँ मेंशन करना जरूरी है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने इस चीज़ को कंसिडर किया, टाइम टेकिंग है बट आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। मतलब जो लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको वहाँ पर सोल्यूशन सेट देना नेसेसरी है। हो सकता है उन्होंने वहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी बोला हो राइट द सोल्यूशन सेट, या फिर अगर नहीं भी बोला है तो एक बार सोल्यूशन सेट अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पर मेंशन कर देना, क्योंकि वहाँ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ फॉर्मुला डेफिनेटली मेंशन करना, उसका क्वेश्चन के बीच में ऐसे डिवीजन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, स्केल से एक बार लाइन बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंडो वहाँ लगाया तो वहाँ पर आपको मेंशन करना जरूरी है कि यूजिंग कंपोनेंटो या यूजिंग डिविडेंडो, जो कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन करोगे वहाँ पर अपनी स्केल के थ्रू एक्यूरेट जो है मेजरमेंट्स लेना, एक्यूरेट में, ठीक है, एक रफ डायग्राम ऊपर बना देना। रफ डायग्राम आपके लिए भी हेल्पफुल है ही अल्टीमेटली, तो उसमें बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी स्केल क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया होता है कि टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ऐसे भी कभी मेंशन कर दिया होता है। सो इसके लिए जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही करना। मैंने उस दिन अपने वीडियो में बोला था कि आई टेल यू ग्राफ के बारे में ट्रिक, तो मुझे किसी का कमेंट भी आया था उस चीज़ पर कि ट्रिक फॉर ग्राफ, उन्होंने पूछा था कि ग्राफ के लिए ट्रिक क्या है। ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है बाय द वे, बट इट्स जस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बट हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, इवन मुझे भी प्रॉब्लम आती थी इस चीज़ में कि ये जो 2 सेंटीमीटर वाला ग्राफ है, इस 2 सेंटीमीटर वाले ग्राफ में अगर आप देखोगे आपको एक बॉक्स की या एक पर्टिकुलर लाइन की, एक यूनिट की आपको वैल्यू फाइंड करने में डिफिकल्टी होती होगी, कुछ लोगों को होती होगी, कुछ लोगों की क्लियर होगी वो चीज़, बट मुझे होती थी। सो आई थॉट कि अगर आपको यूजफुल होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो इट्स ओके, नो इश्यूज़, आप स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। बट मैं ठीक है 1 सेंटीमीटर का नहीं मिलता है, 2 सेंटीमीटर वाला ग्राफ मिलता है, ये वाला ग्राफ मिलता है आपको एग्जाम में। इस पर भी अपना रोल नंबर, अपनी एवरीथिंग वहाँ पर ऊपर मेंशन होता है, ये जरूर लिखना। एंड अपनी आपको यहाँ पर अपना ग्राफ जो है पेंसिल के साथ बनाना है, लेकिन यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो है पेन के थ्रू दिखा रहा हूँ। हम फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइन बनाते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं पहले, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करनी है, पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ आपका क्वेश्चन करना है। एंड थोड़ा सा कम स्टिल्स डालना पेंसिल के साथ, ताकि आपका ग्राफ जो है प्रॉपर उसके साथ बने, मेजरमेंट्स के साथ बने, एंड लाइन आपकी प्रॉपर अच्छे से आए। थोड़ा हमने वाई एक्सिस बना लिया, अब हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। सो यहाँ मैंने ये एक्स एक्सिस है, एरो दोनों तरफ ऊपर नीचे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो मुझे यहाँ पर एक्स लिख देना है ऐसे। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया अपना, ये बताने के लिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है। नीचे वाई है तो मुझे यहाँ पर भी वाई लिख दो, और एक बार यहाँ पर भी वाई लिख दो, वाई एंड वाई। ये एरोज रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ, ठीक, ग्राफ आपने स्केल, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे देनी है स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन में बोला है
कि टेक एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, स्केल लेते हैं सिर्फ इसकी 2 सेंटीमीटर टू 10 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ मार्क्स की वैल्यूज हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर टू 10 मार्क्स। मैं क्वेश्चन को कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पर, वो आपको आपकी विषय के आपको कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, बट मैं एक स्केल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्केल कैसे लेनी है। तो 2 सेंटीमीटर अगर मैं 10 मार्क्स लिख रहा हूँ तो 2 सेंटीमीटर के लिए मान लो मैं अगर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ तो ये मेरा ऑरिजिन है, यहाँ तो मेरे को 0 लिखना है छोटा सा, ठीक है, एक 0 लिख देना, अपना 0 भी लिख देना वहाँ। फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन बना के मुझे यहाँ 10 लिखना है, फिर 2 सेंटीमीटर बाद फिर से 20, ठीक है, ऐसे करना है। एंड सिमिलरली एक्स एक्सिस पे मुझे सेम डिविजन्स लेने हैं, -10 -20। अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस पे बनाने की, तो वाई एक्सिस में मैं 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, 20 चलो मार्क्स लेता हूँ, मान लो, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड मार्क्स का है यहाँ पर क्वेश्चन, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बना रहा हूँ कि वाई एक्सिस में मान लो मैं 20 स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। तो यहाँ 0 है, यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर बाद 20 स्टूडेंट्स 20 का बनाऊंगा, फिर यहाँ पर सिमिलरली 40, जो भी आप वहाँ पर कॉलम मतलब वो लाइन्स बनाओगे वहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस जरूर मेंशन करना। यहाँ हम लिखेंगे नीचे की तरफ -20, यहाँ लिखेंगे -40, सिमिलरली यहाँ हम लिखेंगे -60। तो अब ऐसे यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। एंड सेम या तो क्वेश्चन में दी होगी, इवन क्वेश्चन में भी दी है तो भी आपको अपने ग्राफ पेपर पर मेंशन करनी है कि व्हाट स्केल हैव यू टेकन। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मैंने 10 मार्क्स लिए हैं, तो मार्क्स या जो भी उसका बेसिक वो वो होगी, जो भी उसकी चीज़ ही होगी, मतलब जो भी आपको दिया होगा कि मार्क्स या स्टूडेंट्स को लेना है, जो भी आपको दिया होगा उस अकॉर्डिंग। फिर सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस, ओके, ऐसे आपको लेना है, यहाँ ऊपर आपको मेंशन करना है कि आपकी स्केल यहाँ क्या है। तो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स, ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 स्टूडेंट्स, एंड ऐसे आपको अपना ग्राफ बनाना है। अब एक बात कर रहा हूँ, दो ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन द केस अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं या आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, इन द केस ऑफ जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन लेनी होती है, या आपको सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं ऐसे लगाना होता है, जो भी आपको मैं एक बात कर रहा हूँ इसके लिए, यहाँ तो आपको वेल हिस्टोग्राम बनाना है, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, बट आप स्केल देखना। स्केल आपने ऐसे लिखी, ठीक है, तो आपसे ऑर्डिनेट में मान लो मुझे दिया गया अगर 10 एंड 16, मेरा 10 ऑन एक्स एक्सिस एंड 16 ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली मान लो मुझे दिया है 20 एंड 30, ओके। सिमिलरली मान लो 15 एंड 55, ओके, ऐसे मान लो हमें दिया गया है। अब यहाँ हमें अगर तो हमें डायरेक्टली दिया होता है 10 20, आप ऐसे प्लॉट कर देते, 20 40 ऐसे प्लॉट कर देते, बट अब यहाँ पर हमें बीच की वैल्यूज दी है, मतलब एक पर्टिकुलर डिवीजन जो है आपकी, एक पर्टिकुलर जो यूनिट है उसकी वैल्यू दी है, यानी कि जैसे देखो ये वाली एक लाइन है, इसमें कहीं इसकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो 10 एंड 16 है, एक्स एक्सिस का 10 मेरा यहाँ है, एक्स एक्सिस का 10 यहाँ है, लेकिन अब मुझे 16 फाइंड करना है वाई एक्सिस का, तो 16 मैं कैसे फाइंड करूँ, 0 से 20 की वैल्यू। अब इन बॉक्स में से किस बॉक्स में या इन लाइन्स में से किस लाइन में 16 लाई करेगा, ये मुझे कैसे फाइंड करना है। तो इसी के बारे में वो ट्रिक है, या ट्रिक मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरह से, एक छोटा सा फॉर्मूला उसके लिए हम लोग बनाते हैं, डिस्टेंस इन बिटवीन द यूनिट्स, एंड साथ में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 2 सेंटीमीटर का ग्राफ है ना, तो हम उसको 2 कितनी लाइन्स हैं, तो वी हैव लाइक, या फिर कितने बॉक्सेस हैं हम लोग ये काउंट करने के लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। फिजिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय 10। फिजिकल डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पे मान लो 0 से 10 लिखा है, तो ये मतलब 2 सेंटीमीटर के जो बॉक्सेस की एजेस पर जो भी वैल्यू लाई करती है, जैसे 0 एंड 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, 10 से 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, 20 वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो 0 से 20 कितना गैप है, 20 का गैप, 20 टू 40 20 का गैप, 2 सेंटीमीटर उसमें 2 सेंटीमीटर के बॉक्स में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं उससे डिवाइड कर देंगे, वो थे 10 एंड 16, ठीक है। 10 तो मेरा इजीली प्लॉट कर सकता हूँ मैं एक्स एक्सिस पर, लेकिन 16 कैसे प्लॉट करूँ, तो फिजिकल डिस्टेंस कितना है मेरे को इतना पता है, 0 से 20 के बीच में 16 लाई करेगा, तो 0 से 20 के बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितना है 20 का, तो दैट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। विच मीन्स कि यहाँ पर हर एक लाइन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 सेंटीमीटर। तो अगर हमें वैसे लेना है तो उस अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं 2 सेंटी, फॉर एग्जांपल 0 के बाद 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंड साइमल्टेनियसली ऐसे ही करके हमारे पास 16 सेंटीमीटर भी एक वो 16 सेंटीमीटर की लाइन भी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप 16 सेंटीमीटर और 10 को प्लॉट कर सकते हो। 55 को कहाँ प्लॉट करूँ, तो मुझे 55 कौन सी लाइन में मिलेगा, 15 में मुझे कौन सी लाइन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा 10 एंड 20 इधर का गैप है 10 एंड 20 का, ठीक है। तो इनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितना है 10 का, अगर मेरा वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूँ कि 10 एंड 20 के बीच में मुझे 15 की वैल्यू फाइंड करनी है कि 15 की वैल्यू यहाँ कहाँ है, तो 10 एंड 20 के बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितना है 10 का, 10 डिवाइड बाय अगर मैं कर दूँ 10 बॉक्सेस है मेरे, तो मतलब एक लाइन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो अगर मेरी एक लाइन की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 11 12 13 14 एंड 15 मेरी यहाँ लाई कर रही है। ये तो ईजी है यार, ये तो वैसे भी कर सकते हो। अगर मेरी 15 यहाँ लाई कर रही है, अब मुझे फाइंड करना है 55 कहाँ लाई करता है, 40 टू 60 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, बट 40 टू 50 के बीच में मेरी 40 टू 60 के बीच में मेरा 20 का फिजिकल डिस्टेंस है, तो 40 से 60 के बीच का 20 का फिजिकल डिस्टेंस है डिवाइड बाय 10, मेरा ईच लाइन की वैल्यू 2 है। तो अगर मेरी ईच लाइन की वैल्यू 2 है यहाँ, तो मैं अगर फाइंड करता जाऊँ तो यहाँ आएगा 42 44 46 48 50, ठीक है, 52 54 एंड 56, बट 54 एंड 56 के बीच में कहीं ना कहीं मेरा वो 55 लाई करेगा। तो अगर मुझे 55 की मार्किंग करनी है तो मेरे को पता लग गया यहाँ तक मेरा 50 हो रहा है, 50 के बाद 52 54 56, 54 एंड 56 के बीच में कहीं ना कहीं मेरा 55 लाई करेगा। तो अगर मेरे को यहाँ मार्किंग करनी है 55 की, तो 15 मेरा यहाँ है, 15 एंड 55 को मैं कैसे मार्क करूँगा 54 56 यहाँ बीच में, इस लाइन के बीच में, ऐसा नहीं कि लाइन के ऊपर, बट लाइन के बीच में मेरे को यहाँ मार्किंग करना है।
यहाँ लाइन के बीच में मुझे मार्किंग करनी है, एंड नॉट ऑन द, ठीक है, लाइन पर मुझे नहीं करना, मुझे लाइन के बीच में यहाँ मार्किंग करनी है यहाँ, ठीक है। तो ये मेरी 50 और उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर मेरी लाइन्स कैसे काउंट करूँगा, यहाँ मेरे को वो चीज़ पता लगी कि एक लाइन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ ये वाली लाइन 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48, फिर 50, ठीक है। फिर आप ऊपर मेंशन करोगे ग्राफ के ऊपर कि वहाँ पर एक्स एक्सेस है, तो वहाँ एक्स एक्सेस आपका लिखा होना चाहिए, एक्स एक्सेस। आपने जो भी स्केल ली है वहाँ पर वो स्केल भी मेंशन करनी है ग्राफ के ऊपर, स्केल का भी मार्क्स करता है। अदरवाइज अगर आप मेंशन नहीं करोगे या आप गलत मेंशन करोगे तो उस चीज़ का मार्क्स करता है। तो स्केल आपने प्रॉपर मेंशन करनी है, 2 सेंटीमीटर कितने यूनिट्स लिए हैं आपको मेंशन करना जरूरी है वहाँ पर। तो ना जाए लाइन आपकी उसके आउटसाइड में ना जाए। बाकी अगर इनकेस वो लॉन्ग ग्राफ है तो वहाँ पर आपका बोर्ड कंसिडर करता है डिविजन्स लेना दोनों तरफ। एंड बाकी कोशिश करना ग्राफ की जो बॉर्डर लाइन है उसके आउटसाइड आपका तो वो चीज़ ना जाए, उसके आउट, और दोनों साइड पे इक्वल लेना। एक्स एक्सेस है, मान लो एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस पे नेगेटिव वाली साइड पे अपने इक्वल मतलब वो लेने हैं, नंबर्स लेने हैं। यहाँ अगर आप -8 तक ले रहे हो तो वहाँ पर भी आपने पॉजिटिव साइड में भी 8 तक लेना है। तो आपको कैसे फाइंड करनी है, तो फिजिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। जो एक बड़े बॉक्स में जितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस है मोस्टली 10 ही होंगे, 2 सेंटीमीटर का ग्राफ है तो 10 नंबर ही होगा। तो फिजिकल डिस्टेंस जो भी आपने जो स्केल ली है वो स्केल के अकॉर्डिंग जो भी उन दोनों के बीच का फिजिकल डिस्टेंस होगा वो फिजिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, क्योंकि 10 बॉक्स। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करके आना, टाइमली करके आना, एंड आके अपने रिव्यूज जरूर बताना कि एग्जाम कैसे गया। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में कमेंट कर देना कि कैसा गया आपका एग्जाम। एंड कुछ भी ऐसे सच काइंड ऑफ वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। आई लव यू ऑल।